Hello friends, welcome to Wikipedia, powered by Abhimanyu IS. This is Ramesh, faculty Abhimanyu IS. And today we are going to discuss the current affairs of Haryana related to the first week of the month October. अक्टूबर के फर्स्ट वीक का जो करंट अफेयर्स है वो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि आज के टाइम पे प्रेजेंटली मेनली टू इशूज इज टर्निंग आउट टू बिकम द आई ऑफ द स्टॉर्म। बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है और उसके बारे में ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो ये फार्मर्स प्रोटेस्ट, ये 3 बिल्स के ऊपर जो प्रोटेस्ट है हम देखेंगे वो कौन से बिल्स हैं। उसके बाद द स्टबल बर्निंग, द मीनेस ऑफ स्टबल बर्निंग, क्या हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या क्या बोल रहे हैं, वो क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं, वो किस तरह से स्टबल बर्निंग को वो डील करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू कवर दी करंट अफेयर्स ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ अक्टूबर 2020। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो हरियाणा के करंट अफेयर्स आज हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, इकोनॉमी के अंदर से एक टॉपिक है, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के अंदर से एक टॉपिक है, इकोनॉमी के अंदर से एक टॉपिक है वो फार्मर्स प्रोटेस्ट है, वो बिल्स को लेके विल सी टू इट ऑल द 3 बिल्स। सेकंड ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट स्टेबल बर्निंग से रिलेटेड, एंड पॉलिटी एंड गवर्नेंस से एक टॉपिक एंड दैट इज रिलेटेड टू दी लाइसेंसिंग या ग्रांटिंग परमिशन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स विद इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे इकोनॉमी सेक्शन से, फार्मर्स प्रोटेस्ट। अब देखिए फार्मर प्रोटेस्ट को अब ये फार्मर्स प्रोटेस्ट जो चल रही हैं हम डेली न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हैं, आप ट्रिब्यून पढ़ रहे हैं तो वहां पे भी आपको मिलेगा, आप हिंदू पढ़ते हैं या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं। एवरी डे वी आर गेटिंग सम काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू दिस फार्म बिल विच इज़ बीइंग पास्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह पास हो चुकी हैं और इसकी इंप्लीमेंटेशन भी स्टार्ट हो गया है और हरियाणा के अंदर से ही इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसके लिए हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर इसकी प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा चल रही है। तो व्हाट इज, अब ये बिल क्या कहती है, इसके अंदर कौन से बिल हैं, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस बिल, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है इस बिल को लेके, और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। विल ट्राई टू एनालाइज दिस टॉपिक in depth, we'll try to cover all the pros and cons of this bill। ठीक है, एनालाइज करेंगे हम। तो रिसेंटली देयर हैव बीन अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, मुझे पता है कि प्रोटेस्ट चल रहा है। अब प्रोटेस्ट जो चल रहा है ये क्यों चल रहा है, वो बिल कौन से हैं, तो वो बिल कौन से हैं, पहले वो बिल को देखते हैं हम। 3 बिल्स जो है, 3 फार्म बिल्स, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, the Farmers Empowerment and Protection Agreement of Price Assurance and Farm Service Bill 2020, Essential Commodities Bill 2020। ये 3 बिल्स पास किए गए हैं। अब ये 3 बिल्स के जो प्रोविजंस हैं वो क्या कहती हैं और गवर्नमेंट का इसका स्टैंड क्या है कि हाउ दिस बिल्स आर गोइंग टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू द फार्मर्स, किस तरह से। तो गवर्नमेंट का क्या कहना है, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका कहना है कि इंटेंडेड बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद दिस बिल्स क्या है। The bills aim to do away with the government interference in the agricultural trade by creating trading areas free of middlemen and government taxes outside the structure of APMC committees। मतलब पहला जो बेनिफिट वो बताना चाह रहे हैं कि हाँ ये जब बिल आएंगी तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है वो गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस और जो मिडलमैन है, जैसे कि किसान अपनी फसल को मंडी पे लेके जाते हैं तो ब्रोकर के थ्रू या मिडलमैन के थ्रू उनको मार्केट में मंडी में पहुंचाया जाता है और उसके बाद वहाँ के जो डीलर्स हैं उनको डील करा के फिर खरीद बिक्री होती है फसल की। तो वो सरकार का ये मानना है कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगी, मिडलमैन जो है वो खत्म हो जाएगा और गवर्नमेंट की जो टैक्सेस हैं आउटसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ एपीएमसी, जो गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती हैं एपीएमसी, जैसे कि अगर आप फसल लगाते हो एपीएमसी में बेचते हो तो वहाँ पर आपको उसके लिए टैक्स भी देना पड़ता है, तो उसके अलावा भी और कुछ टैक्सेस देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे सरकार का ये कहना है कि ये टैक्सेस भी आपको नहीं देनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहती है, सरकार क्या कहती है कि इट विल अलाउ फार्मर्स एन ऑप्शन टू सेल देयर प्रोड्यूस डायरेक्टली टू दीज
न्यू जोन्स विदाउट गोइंग थ्रू द मिडल मैन एंड पेइंग लेवाइज सच एज मंडी फीस, और ये मंडी फीस वगैरह जो है ये सब देना नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली आप ये जो पोर्टल हमने स्टार्ट किया, मेरा फसल मेरा बोएरा पोर्टल जो है, आप पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर करें। आपने कितनी ज़मीन पे खेती करी है, कितनी ज़मीन पे आपने फार्मिंग करी है, आपने क्या उपजाऊ किया है, सब कुछ प्रोडक्टिविटी को देखते हुए सब कुछ सारे कंडीशंस को आपको वहाँ पे फुलफिल करना है। उसके बाद अपने आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद डायरेक्टली उस पोर्टल में अपने अनाज को या अपने फसल को आप बेच सकते हैं प्राइवेट प्लेयर्स को। ठीक है, ये कह रहे हैं। उसके बाद एक और जो सबसे बड़ा कहना है, जैसे कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है वो हमेशा भी ये बात बोलते हैं कि हम एक वन नेशन वन मार्केट क्रिएट करेंगे। एक नेशन एक मार्केट होगा जहाँ पे किसान चाहेंगे कहीं से भी, वो हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में है, वो स्टेट से अपनी फसल को डायरेक्टली बेच सकते हैं। कहाँ पे? इस पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करके डायरेक्टली बेच सकते हैं। तो वन नेशन वन एक मार्केट हो जाएगा। ठीक है, तो और फायदा क्या बता रहे हैं वो कि ये बिल्स के कारण, जो बिल्स आएंगे तो एक फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनेगा ऑन अ लार्ज स्केल विद हेल्प इन क्रिएटिंग फार्मर फ्रेंडली एनवायरनमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वेयर स्मॉल प्लेयर्स कैन बेनिफिट। मतलब उनका ये कहना है कि किसान है वो अपनी फसल को उपजाएंगे, उपजाने के बाद वो डायरेक्टली फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है वहाँ पे उनके साथ उनकी लिंक होगी, एक नेक्सस बनेगा। उसके बाद अपने प्रोड्यूस को वो डायरेक्टली प्राइवेट प्लेयर्स को बेच सकते हैं। जब प्राइवेट प्लेयर्स को बेचेंगे तो उसके बाद क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्टार्ट होगी। उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगी, और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कि हाँ भाई मुझे, जैसे कि पेप्सी को कंपनी है, वो उनका कहना क्या है कि हाँ वो लेस बनाती हैं, तो लेस बनाती हैं तो लेस के लिए स्पेशल पोटैटोज उगाने पड़ते हैं। तो फिर वो फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि हाँ मैं आपको सीड दूंगा, इसी ब्रीड के पोटैटोज आपको उगाना है और फिर हमें बेचना है, और फिर हम इससे अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, लेस की प्रोडक्शन होगी। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलेगी और फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनेगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया वन नेशन वन मार्केट फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये सारे फायदे गवर्नमेंट बता रहे हैं कि हाँ दीज आर द इंटेंडेड प्रॉफिट्स या बेनिफिट्स फॉर द फार्मर्स बिहाइंड दिस बिल। ठीक है, लेकिन इसके पीछे इसे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लीडर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट कर रही हैं, फिर जाके जो ब्रोकर्स हैं या एजेंट्स हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विथ ऑल वेरी स्ट्रांगली दिस बिल इज गेटिंग प्रोटेस्टेड स्पेशली इन पंजाब एंड हरियाणा और पंजाब के अंदर। तो क्या इशू है, क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है? तो सबसे पहला जो रीजन है, issues raised by the farmers and oppositions, क्या issues है? Federal angle, the provision in Farmers Produce Trade and Commerce Facilitation Bill 2020 provides for unfettered commerce in designated trade areas outside APMC jurisdiction. Apart from this, the bill empowers the central government to issue orders to state in furtherance of the law's objectives. However, the matters of trade and agriculture, अब इनका ये कहना है, देखिए यहाँ पे दो कंसर्न है, इस चीज़ को समझना बहुत ही जरूरी है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से भी, एक पॉलिटिकल एंगल से भी देखना है, और एक गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। तो गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये है एपीएमसी। मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी एक बार बताया, पिछले करंट अफेयर्स के लेक्चर में मैंने बताया था कि हाँ एपीएमसी को क्यों स्टार्ट किया गया था। मैं फिर से आपको एक बार बताता हूँ। बिफोर इंडिपेंडेंस और बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन 1965 से पहले, जस्ट मनी लैंडर्स, शराफ्स, बड़े बड़े जमींदार जो होते थे वो किसानों को एक्सप्लॉइट करते थे। कैसे एक्सप्लॉइट करते थे? किसानों को लोन देते थे, कर्जा देते थे बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और उसके बाद किसान जब फसल उगाते थे तो उसी फसल को यही लोग कम पैसे में खरीदते थे। तो इस तरह से किसान की हालत खराब हो जाती थी, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होती थी इनकी। और उस टाइम पीरियड पे जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो मोस्टली इट वाज रेगुलेटेड बाय दीज प्लेयर्स, मनी लेंडर्स, शराफ्स, स्पेशली दी बिग जमींदार्स, ये रेगुलेट करते थे फार्मिंग सेक्टर को। तो गवर्नमेंट ने बोला ये कि नहीं, फार्मिंग सेक्टर को हमें, फार्मर्स की एक्सप्लॉइटेशन को हमें रोकना है। इस तरह से हम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, और इससे हमारे फूड सिक्योरिटी को भी खतरा होगा, और बहुत सारे लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं और उसकी एक्सप्लॉइटेशन होती रहती है, एंड दैट टर्न आउट टू बिकम परपीचुअल। बहुत
लंबे समय तक के लिए चलता रहता है, और फिर वो एक पॉवर्टी साइकिल में इस तरह से फंसते हैं कि वहाँ से फिर निकलते नहीं है, और गरीबी घटती नहीं है, बढ़ती ही जाती है। ठीक है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है, और उसके मैनिफेस्टेशंस बहुत ज़्यादा बुरे हैं। तो सरकार ने ये फैसला लिया कि नहीं, हम ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट तभी करेंगे, स्टार्ट करने से पहले हमें ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर को ये बड़े बड़े ज़मींदार और मनी लैंडर्स रेगुलेट कर रहे हैं, इसे हटाना है, इसे ख़त्म करना है, और किसानों को बचाना है, उसकी एक्सप्लॉयटेशन को रोकना है। तो उसके लिए दो चीज़ें लाई गई, एक एपीएमसी लाया गया और दूसरा एमएसपी का कंसेप्ट आया। एपीएमसी का जब कंसेप्ट आया तो गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ, अब गवर्नमेंट इंटरवेंशन यहाँ पे ज़रूरी है, तो हम एपीएमसी एक्ट भी बनाया गया, एपीएमसी कमिटीज भी बनाई गई, और उसी तहत एपीएमसी मंडीज भी बनाई गई। आज जिस मंडीज पे किसान अपने फसल को बेचते हैं वो एपीएमसी मंडीज ही हैं। ये उस टाइम भी बनी है, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे, कि नहीं, किसान अपने फसल मंडी पे लेके आएंगे, और मंडी पे जो लोग प्लेयर्स हैं, जो डीलर्स हैं, वो जो खरीदना चाहते हैं वो खरीदेंगे, और जो अगर किसान उनको बेचना नहीं चाहते हैं तो सरकार उनसे अनाज खरीद लेगी एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी पे खरीदेगी। ठीक है, तो एपीएमसी बनाया गया, उसके कानून भी बनाए गए, और एपीएमसी में ये बोला गया कि जो भी यहाँ पे लोग मंडी के अंदर किसान से फसल खरीदेंगे उनको लाइसेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एपीएमसी में लाइसेंस बना के फिर ये चीज़ें चलने लगी। तो वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई एपीएमसी के अंदर की लाइसेंस कोटा राज, लाइसेंसिंग में, फिर लाइसेंस देने लेने में ये करप्शन स्टार्ट हो गई। तो एपीएमसी का कंसेप्ट वहाँ पर आया, एपीएमसी के थ्रू मंडीज बनाई गई। लेकिन एपीएमसी से फायदा उस टाइम पे बहुत हुआ था किसानों को, क्योंकि ये एमएसपी का भी कंसेप्ट आ गया था। किसान चाहे तो अपने आप मंडीज में बेच सकते हैं, उनको नहीं बेच सकते तो सरकार आपसे एमएसपी पे खरीदेगी, और एमएसपी के नीचे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे कोई भी किसान से फसल नहीं खरीद सकता। उसके ऊपर ले सकता है, नो इश्यू विद दैट, बट उसके नीचे नहीं खरीद सकता। तो ये उस टाइम पे एपीएमसी और एमएसपी की कंसेप्ट आए ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। उसके बाद ये ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल भी रहा और किसानों को बहुत हेल्प भी हुआ। इससे बहुत सारे लोग पॉवर्टी साइकिल से ऊपर आए, और हमारे कंट्री जो एक टाइम पे फूड इंपोर्ट किया गया था यूएस से, आज वो फूड एक्सपोर्ट कर रही हैं और हेल्प कर रही है। जैसे अफगानिस्तान जैसे कंट्री हेल्प कर रहे हैं, वो अनाज यहाँ से हम दे रहे हैं। तो हम इतना आगे पहुँच चुके हैं। मतलब फूड सिक्योरिटी एक जैसे कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो फूड हम वी वर एबल टू सिक्योर दी, या फिर वी वर एबल टू स्टैंडर्डाइज दी फूड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। यहां पे हमने इतनी तरक्की कर ली। प्रेजेंट कंडीशन में ऐसा नहीं है कि एपीएमसी में प्रॉब्लम नहीं है, एपीएमसी में भी इश्यूज हैं। ठीक है, लाइसेंसिंग की प्रॉब्लम है वहां पे। फिर क्या होता है कि वहां पे जो भी डीलर्स हैं जो अनाज किसान से खरीदते हैं, वो कार्टेल फॉर्मेशन करते हैं, अपने आप में लॉबी बना लेते हैं और बोलते हैं कि नहीं, इससे इतना ही दाम में किसानों से खरीदना है, इससे ऊपर कोई ना खरीदें, तब किसान के पास ऑप्शन नहीं बचेगा, वो हमें बेचेंगे। तो कार्टेल फॉर्मेशन भी होती है। तो एपीएमसी में भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एपीएमसी में प्रॉब्लम नहीं है, एपीएमसी में भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो सरकार का भी ये कहना है कि हाँ, एपीएमसी को में प्रॉब्लम है, काम करेंगे, एपीएमसी को हम सर्कमवेंट कर देंगे और हम डायरेक्ट प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पे आप डायरेक्टली बेच सकते हैं। सरकार का ये कहना है, अभी मैंने आपको पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया था। ये गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉब्लम है। अब पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्या है रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, कि ट्रेड एंड एग्रीकल्चर जो है वो कहाँ पे आती है, स्टेट लिस्ट के अंदर, स्टेट लिस्ट के अंदर आती है। लेकिन इस बिल के, अगर ये जो बिल लाया गया, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा इंटरवीन करेंगी, स्टेट को ऑर्डर्स इशू करेंगी, इंटरवीन करेंगी। तो एक तरह से ये क्या है, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट में आती है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह से क्यों इंटरवीन करेगी? इट इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये पहला प्रॉब्लम, इसीलिए बोला गया है कि फेडरल एंगल। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट को समझना बहुत ही जरूरी है। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले क्या था कि किसानों की एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए एपीएमसी और एमएसपीज लाएंगे, एमएसपी का कंसेप्ट आया। ठीक है, फिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद सीएसीपी, ये सारे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए गए। उसके बाद सब्सिडी प्रोवाइड की गई, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो इससे देश को फ़ायदा हुआ, किसानों को फ़ायदा हुआ, और फूड सिक्योरिटी हम इस्टेब्लिश कर पाए। आज प्रेजेंट टाइम में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका ये कहना है, खास करके पॉलिटिकल पार्टीज जो है, उनके मन में ये डर है कि ये जो सिनेरियो ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले था,
वो सिनेरियो फिर से रिपीट हो जाएगा और ये एपीएमसी और एमएसपी खास करके जो कंसेप्ट है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स, ये जो बिल लाया गया है यहाँ पे एमएसपी का कहीं जिक्र ही नहीं है। और मंडीज में जाके भी अगर वो नहीं बेचेंगे, प्राइवेट प्लेयर्स को बेचेंगे। प्राइवेट प्लेयर्स स्टार्टिंग में कुछ फायदा देंगे स्टार्टिंग में और फिर फसल खरीदेंगे, लेकिन बाद में एक टाइम पे ऐसा होता है कि प्राइवेट प्लेयर्स हमेशा ये होता है कि दे आर, उसके दिमाग में ये रहता है प्राइवेट प्लेयर्स आर ऑलवेज इंटेंडेड टू मेक प्रॉफिट मेकिंग। तो बाद में फिर ऐसा होगा कि प्राइवेट प्लेयर्स की भी लॉबी बन जाएंगी और फिर धीरे ये एमएसपी का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा और फिर से किसानों की एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एमएसपी बहुत कमाल की चीज है। स्पेशलिस्ट का ये मानना है, जो स्पेशलिस्ट हैं या जो रिसर्चर्स हैं उनका ये मानना है कि गवर्नमेंट ये बिल आप ना लाके आप ये काम कर सकते हैं कि एपीएमसी के तहत जो रिफॉर्म्स जरूरत है उसे आप लेके आए, रिफॉर्म्स उनमें लेके आए और एपीएमसी मंडीज की जो रीच है उसे बढ़ाएं, क्योंकि एपीएमसी मंडी जो है वो सिर्फ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, कुछ महाराष्ट्र, ये वाले एरियाज में ही है, लेकिन कुछ ईस्टर्न इंडिया के अंदर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर एपीएमसी मंडीज है ही नहीं और उन जगहों पे एमएसपी के बारे में लोगों को पता ही नहीं कि एमएसपी होता क्या है। बहुत सारे ईस्ट इंडिया के अंदर, अब झारखंड चले जाओ, बिहार चले जाओ तो वहाँ देखोगे पूरे साल में सिर्फ एक ही खेती हो रही है, चावल ही बस उग रही है और फिर द लैंड इज फैलो फॉर मोर देन 6 months इन अ ईयर, क्योंकि उनको पता ही नहीं है एमएसपी क्या है, नहीं है, मंडी नहीं है, कुछ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, तो एपीएमसी की जो रीच है वो वहाँ तक है ही नहीं। तो स्पेशलिस्ट ये कह रहे हैं कि आप एपीएमसी को रीच को बढ़ाएं और उसे पैन इंडिया लेवल पे आए, पूरे कंट्री पे एपीएमसी मंडीज को लेके आए और उनमें रिफॉर्म्स लेके आए, तो किसानों को इससे जबरदस्त फायदा होगा। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप जो बिल लेके आए हो, ये जो बिल लेके आए हो आप, इस बिल में आप एमएसपी का प्रावधान डालिए। ठीक है, यहां पे भी आप बोलिए कि हाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस बिल के तहत भी है कि इससे नीचे कोई नहीं बेच सकता, तो फिर एक सिक्योरिटी मिलेगी फार्मर्स को कि हाँ एमएसपी का कुछ कंसेप्ट है। लेकिन इस बिल में ये ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात की ही नहीं गई है एमएसपी के बारे में। स्पेशलिस्ट ये बोल रहे हैं कि आप एपीएमसी के रीच को बढ़ाएं और साथ में एमएसपी पे जो आप पैसा देते हैं, जो अमाउंट देते हैं किसानों को, उसे बढ़ाएं। रिसेंटली जो एमएसपी पे ये एक प्रोटेस्ट इसलिए भी हो रहा है कि रिसेंटली जो एमएसपी बढ़ा है, ये एमएसपी बहुत ही मियागर है। 2012 के बाद बहुत ही सबसे कम एमएसपी इस टाइम पे बढ़ाया गया, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए। तो दीज अमाउंट आर टर्निंग आउट टू बिकम फ्यूटाइल। किसानों का प्रॉब्लम इससे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि एमएसपी के जो पैसा किसानों तक पहुंचता है वो 40%, 30% ही उन तक पहुंचता है, लेकिन बाकी का जो प्रॉफिट होता है वो प्राइवेट प्लेयर्स को चले जाते हैं। तो किसानों को फायदा नहीं हो रहा है। तो एमएसपी में आप अमाउंट को बढ़ाएं ताकि किसानों को ज़्यादा फायदा मिले और उनकी रुचि जागे, उनका इंटरेस्ट आए और वो फिर एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाए और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। ये स्पेशलिस्ट कह रहे हैं। तो ये इशू चल रहा है। सबसे बड़ा इशू यही है कि एमएसपी का कंसेप्ट को खत्म कर दिया जाएगा। लोगों के दिल में यही डर है। लैक ऑफ कंसल्टेशन, मतलब किसी को पूछा नहीं जा रहा कि जिस तरह से ये बिल को पास भी किया गया है, खास करके राज्यसभा के अंदर, तो ये बहुत ही अगर देखा जाए तो इर्रेगुलर वे में पास किया गया है। एमपीज को भी सस्पेंड कर दिया गया, उसके बाद ये बिल पास किया गया है और फिर किसी लोगों को कंसल्ट नहीं किया, एपीएमसी को कंसल्ट नहीं किया। ठीक है, किसी भी कोई कमेटी नहीं बिठाई गई, ना ही ये बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया पार्लियामेंट के अंदर। बहुत सारे इसमें एरियाज हैं। उसके बाद एब्सेंस ऑफ एनी रेगुलेशन इन नॉन एमसीपी, जो नॉन एपीएमसी मंडीज हैं वहां पे तो कोई रेगुलेशन ही नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। प्राइवेट प्लेयर्स जैसा चाहेंगे वैसे मैनिपुलेट करेंगे किसानों को। ठीक है, इस बिल का मतलब ये नहीं है कि एपीएमसी मंडीज को खत्म कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। किसान अगर चाहे तो आप अपनी मंडीज में भी जाके बेच सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी मानना है। लेकिन धीरे धीरे जब मंडीज की तरफ किसान जाएंगे ही नहीं तो वो मंडी ऑब्सोलेट हो जाएगी और एक फिर धीरे धीरे वो एपीएमसी खत्म ही हो जाएगा। ये सारे इश्यूज चल रहे हैं बिल को लेके। और अब जब फ्री मार्केट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो फ्री मार्केट एक जो लासेस फेयर है या एक कैपिटलिस्ट अप्रोच है, तो किसानों के साथ हम वो नहीं कर सकते। ठीक है, एक चीज हमें समझना है कि देखिए
फार्मिंग में किसानों को अगर वाकई में फायदा पहुंचाना है, या जैसे गवर्नमेंट का ये प्रॉमिस है कि 2022 तक डबल कर देंगे फार्मर्स के इनकम को, डबल इनकम ऑफ फार्मर्स, उसके लिए क्या करना है? अपस्ट्रीम लिंकेजेस, फार्मिंग की जो अपस्ट्रीम लिंकेजेस है, अपस्ट्रीम लिंकेजेस इन अ सेंस, किसान जब अपनी फसल को बोएगा उससे पहले क्या क्या चीजें किसानों के लिए करनी चाहिए ताकि वो उसकी सिक्योरिटी बने रहे। तो क्या करना है? सबसे पहले उसे इंश्योरेंस प्रोवाइड करिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर जो भी लूप होल्स हैं, या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 आ चुका है, वहां पे रिफॉर्म्स की जरूरत है। ठीक है, उसे आप इंश्योरेंस दें, उसके सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाएं, उसे प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल लोन्स प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, फिर टेनेंसी एक्ट, टेनेंट से रिलेटेड जो सारे जमीनें हैं वहां पे भी जो इश्यूज हैं उसे भी लिंक करें फार्मर्स को। जो टेनेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनकी जमीन नहीं होती, वो टेनेंट होते हैं, तो टेनेंट्स बिल इसके लिए भी लाया गया है। वो सारी चीज की इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। उसके बाद जो हम फर्टिलाइजर्स देते हैं या सीड्स देते हैं, या फिर जो सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में या फिर फर्टिलाइजर्स में, इनकी इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये सारे होते हैं अपस्ट्रीम लिंकेजेस। अपस्ट्रीम मतलब क्रॉपिंग से पहले अपस्ट्रीम लिंकेजेस। उसके बाद होता है डाउनस्ट्रीम लिंकेजेस, मतलब क्रॉपिंग के बाद, डाउनस्ट्रीम लिंकेजेस। क्रॉपिंग के बाद हम किस तरह से किसानों की मदद करें कि उनकी इनकम डबल हो जाए। क्या अब जैसे पंजाब हरियाणा के अंदर स्टबल बर्निंग की बहुत बड़ी इश्यू है इस टाइम पे। राइस की कल्टीवेशन के बाद जस्ट विद इन 4 वीक्स या महीने भर के अंदर में फील्ड्स को क्लियर करना पड़ता है, फिर वीट की कल्टीवेशन स्टार्ट होती है, रबी क्रॉप की कल्टीवेशन। तो वो क्या करते हैं, फील्ड को जल्दी क्लियर करने में दे स्टार्ट टू बर्न द क्रॉप रेसिड्यूज, स्टबल बर्न सारे जला देते हैं, जिसके कारण एनवायरमेंट में प्रॉब्लम है। यहाँ पे गवर्नमेंट को किस तरह से इंटरवीन करना चाहिए कि आप जो हार्वेस्टर्स होते हैं, हार्वेस्टर्स विथ क्रॉप मैनेजमेंट सिस्टम, वो सरकार उनको प्रोवाइड करें, क्योंकि हर एक मैक्सिमम जो किसान है वो मार्जिनलाइज्ड है, छोटे जमीन है उनके पास, वो कहां से लेके आएंगे, उनके पास दे आर नॉट इकोनॉमिकली वेल ऑफ, जिसके कारण उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो वो जला देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से उसे हेल्प नहीं मिलता जिस तरह का हेल्प चाहिए होता है। लेकिन जो बड़े किसान हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं फार्मिंग में, उनके पास तो है, वो खरीद लेते हैं, उनको दिक्कत नहीं होता। लेकिन गवर्नमेंट को ये प्रोवाइड करना चाहिए ताकि ये रेंट पे भी लेके आए और इस चीज को डील करे। तो ये एग्जांपल है डाउनस्ट्रीम लिंकेजेस का। डाउनस्ट्रीम लिंकेजेस का मतलब हार्वेस्टिंग के बाद, तो हार्वेस्ट किस तरह से करें, हार्वेस्टिंग के बाद यहां पे आ जाता है एपीएमसी और एमएसपी का कंसेप्ट कि एमएसपी कितना दिया जाना चाहिए ताकि किसानों को ज्यादा फायदा हो। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना है, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके देना है कि किसान अगर अपने फसल को मंडी पे लेके जा रहा है तो वहां पे मंडी पे अनाज उनके पड़े रहते हैं, बारिश में पड़े रहते हैं बाहर इसी तरह से, तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दें, कोल्ड स्टोरेज बना के दें, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके दें ताकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा भी रहे, अगर वहां पे क्रॉप जो रहे या पेरिशेबल जो गुड्स होते हैं उनके लिए कोल्ड स्टोरेज बनाएं। तो ये डाउनस्ट्रीम लिंकेजेस है। ठीक है, तो यहां पे एमएसपी का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसानों को इस तरह से हेल्प करना है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ताकि अपने घर से वो मंडी पे जाए, मंडी 50 किलोमीटर दूर है, तो मंडी तक पहुंचने में कोई दिक्कत उसे ना हो, वो प्रावधान लाना है, वो प्रोविजंस लेके आने हैं। तो ये बहुत तरह के इश्यूज हैं। इफ द गवर्नमेंट इज रियली डिलीजेंटली या होलिस्टिकली वांटिंग टू इंक्रीज द फार्मर्स इनकम या डबल द फार्मर्स इनकम बाय 2022। ठीक है, उसके बाद फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे तो इनकी जो क्रॉप्स है उसकी वैल्यू एडिशन होगी, वैल्यू एडिशन होगी तो फिर फूड पार्क्स बनेंगे, मैन्युफैक्चरिंग होगी, जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, या फिर अब जैसे कि टी बोर्ड है, हमारे कंट्री में टी बोर्ड है, जूट की बोर्ड है, उसी तरह से अलग अलग जो क्रॉप्स हैं उसके लिए भी बोर्ड बना दें आप, वीट बोर्ड बना दें, राइस की बोर्ड बना दें। इस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं। तो अपस्ट्रीम लिंकेजेस और डाउनस्ट्रीम लिंकेजेस, तो ये सारे
इश्यूज हैं, स्पेशलिस्ट का ये मानना है, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो दैट इज वाई, दिस इज द रीजन बिहाइंड वाई द पीपल आर प्रोटेस्टिंग। इंस्टेड ऑफ, अगर हम रियली डिलीजेंटली चाहते हैं कि किसानों का इनकम डबल हो, तो ये सारी चीजें फॉलो करनी बहुत ही जरूरी है। आज के टाइम पे, प्रेजेंटली आज के टाइम पे ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। ये पूछा ही पूछा जाएगा, एमएसपी क्या है, कौन इश्यू करता है, नहीं है, कौन कमिटी है, कौन क्या सीएसीपी है, कौन से डायमेंशंस देखे जाते हैं एमएसपी को बनाने के लिए, सब्सिडी से कौन से रिलेटेड है, क्या प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या होता है, इशू प्राइस क्या होता है। तो इसके आपको नोट्स बना के रखने हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ के अंदर बहुत सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे। तो दीज आर द रीजंस व्हाई द बिल इज गेटिंग कंटेंडेड। इंप्रूव एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी जो चीजें मैंने बताई हैं। अब आते हैं ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट के सेक्शन से, जो आज हमारा टॉपिक है। हरियाणा ऑफर्स रिवॉर्ड टू टैकल स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग क्या है ये आपको पता है कि खरीफ सीजन के बाद within that lag of 1 month, the farmers need to clear the fields and start the cropping of the rabi, start the cultivation of rabi cropping. wheat की कल्टीवेशन स्टार्ट करनी पड़ती है। तो जल्दी जल्दी में वो क्या करते हैं, फील्ड्स को जला देते हैं, वहाँ पे जो क्रॉप रेसिड्यूज होते हैं उन्हें जला देते हैं, उसे हम स्टबल बर्निंग बोलते हैं। और जिसके कारण इन्वायरमेंट में बहुत जो एयर क्वालिटी है वो बहुत डिटीरियोरेट कर जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ जाती हैं एयर क्वालिटी में, फिर पार्टिकुलेट PM 2.5, PM 10, ये सारी चीज़ें इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती हैं, और दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द हेल्थ ऑफ द पीपल। और सुप्रीम कोर्ट की इसकी गाइडलाइंस भी हैं कि हम हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट। वी कांट कॉम्प्रोमाइज द हेल्थ या लाइफ ऑफ एनी पीपल। तो ये दिस हैज टू बी स्टॉप। अब इसे स्टॉप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि यू नीड टू फॉलो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कैरेट मीन्स आप उसे इंसेंटिव्स दें, ये कैरेट, और स्टिक मतलब आप अगर कोई आपकी डायरेक्शंस को, डायरेक्टिव्स को नहीं सुन रहा है तो आप उसे पनिश भी करें, उसे पेनलाइज भी करें, तब जाके ये चीजें बंद होंगी। तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज बोली है फॉर्म को। तो अब हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया था, कुछ दिन पहले ही हमने कुछ डिस्कस किया था इसके बारे में कि ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन में डिवाइड कर दिया गया था रीजन को। तो रेड जोन के अंदर, रेड जोन के अंदर जो भी विलेजेस हैं, गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि जो भी क्रॉप स्टबल बर्निंग को कम करने के लिए, उसे घटाएगा, उसे कम करेगा, हम उसे इंसेंटिव्स देंगे, उन विलेजेस को हम इंसेंटिव्स देंगे। हरियाणा गवर्नमेंट हैज कम आउट विद अ स्कीम टू रिवॉर्ड पंचायत्स falling in red zone for taking steps to prevent stubble burning in their respective villages. The efforts would be evaluated and the top 3 panchayats would be given rupees 10 lakh, 5 lakh, 3 lakh respectively. ठीक है, ये सारी चीजें हरियाणा गवर्नमेंट ने अब बोला है कि हम उसे इंसेंटिवाइज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी में, तो ये दिस इज द कैरेट पॉलिसी। अगर आप इसके बाद भी नहीं सुनेंगे तो विल हैव टू टेक एक्शन, दैट विल हैव टू फॉलो द स्टिक पॉलिसी, विल पेनलाइज यू, विल पनिश यू। और ये गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं क्रॉप मैनेजमेंट को लेके, उसी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाना चाहिए इन कंप्लायंस विद सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद क्या, द सरपंच शुड होल्ड अ मीटिंग ऑफ रेस्पेक्टिव ग्राम सभास एंड पास अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट स्टबल बर्निंग। ठीक है, डीसीज जो हैं उनको भी डायरेक्ट किया गया है कि जो क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट मशीन्स जो हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कंबाइंड हार्वेस्टर क्रॉप मैनेजमेंट मशीन्स, तो डीसीज को ये इंस्ट्रक्ट किया गया है कि डीसीज अब जो मशीनें हैं तो स्मॉल और मार्जिनलाइज्ड फार्मर जो है उनको आप अवेलेबल कराएं, ताकि उनको ये चीजें मिले और वो स्टबल बर्निंग ना करें। ठीक है, क्योंकि स्टबल बर्निंग से क्या होता है कि आप ये, अब जैसे विंटर सीजन आ रहे हैं, तो स्टबल बर्निंग के कारण एनवायरनमेंट या एयर क्वालिटी इतनी खराब हो जाती है कि विंटर्स के टाइम पे स्मॉग क्रिएट हो जाती है, खास करके दिल्ली के अंदर, और ये बहुत बड़ी इशू है। और आज आप देख रहे हैं कि कोविड पैंडेमिक जो चल रही है, कोविड पैंडेमिक के टाइम पे कोविड के असर कहाँ पे इम्पैक्ट करता है, वो लंग्स पे इम्पैक्ट करता है। और अगर एयर क्वालिटी नहीं रहेगी सही,
फिर से स्मॉग क्रिएट होगा, तो ये सिचुएशन जो है और भी एग्रेवेट हो जाएगी। दिस कंडीशन विल प्रोवाइड स्टिमुलस टू दिस पैंडेमिक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर इफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप लेना आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अब स्टबल बर्निंग से रिलेटेड देखिए किस तरह से फील्ड को जल्दी से जल्दी जला के क्लियर किया जाता है। अब स्टबल बर्निंग जो है वो क्या है? स्टबल बर्निंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरियाणा के अंदर इशू है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हर जगह ये इशू होती है। देखिए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एनसीआर या एनसीटी ऑफ दिल्ली, द पैडी रेसिड्यू बर्निंग इवेंट्स हैव रिड्यूस्ड 15% एज कंपेयर्ड टू दैट इन 2007 एज पर दिस सैटेलाइट डेटा। स्टबल बर्निंग के केसेस कम हुए हैं, लेकिन पंजाब के अंदर भी कुछ दिन पहले 10 दिन के अंदर 600 मामले पाए गए स्टबल बर्निंग के, 10 दिन के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में। तो ये एक इशू है, ऐसा नहीं है कि बढ़ते जा रही, इशू कम हुआ है, लेकिन अभी भी इसे रेगुलेट करने की जरूरत है, रोकने की जरूरत है। और इसे रोकने के लिए जो भी चीजें जरूरत है सरकार के एंड से भी वो करना है किसानों के लिए, और किसानों को भी अपना स्टेप लेना है। ऐसा नहीं है कि आप यू कांट बी ब्लैटेंट एंड डू एनीथिंग, यू सीक फॉर हेल्प। अब सरकार को भी उनके हेल्प के लिए खड़ा होना है, तो इस तरह से इसे रोका जाएगा। तो स्टबल बर्निंग जो है आपको मेंस में पूछा जा सकता है, आपको एसएस में भी पूछा जा सकता है, आपको प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, और किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड एग्रीकल्चर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर हरियाणा, पंजाब एग्जामिनेशन एंड हरियाणा एग्जामिनेशन, तो पूछा ही जाता है। अब इसके रिलेटेड फार्मर्स का भी इशू है, जो मैंने आपको बताया कि सबके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो सारे जो मशीनें हैं वो खरीद पाएँ, और रेंट पे भी इतने सारे मशीनें नहीं हैं, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं करी है कि वो रेंट पे भी ला सकते हैं, बहुत ज़्यादा रश है वहाँ पे। और इससे रिलेटेड एमएस स्वामीनाथन की एक रिपोर्ट भी आई थी, उन्होंने कहा था कि किसानों को, अगर इसको एक काम करिए, आप किसानों को यहाँ पे फ़ायदा दिखाइए इन क्रॉप रेसिड्यूज से। किस तरह से फ़ायदा दिखाइए? उनके क्रॉप रेसिड्यूज जो है उसे आप कमर्शियलाइज कर दीजिए। कमर्शियलाइज कर दीजिए मतलब उनको प्राइवेट प्लेयर्स को मैन्योर बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में, या फिर इथेनॉल ब्लेंडिंग में, या फिर एनर्जी प्रोड्यूस करने में आप किसानों को बोलिए कि आप ये रेसिड्यूज ला के बेचें, इसे कमर्शियलाइज करें, तो उसे फ़ायदा दिखेगा, तो फिर वो उसे जलाएगा नहीं। ये एमएस स्वामीनाथन का सजेशन था, उन्होंने कहा था, सजेस्ट किया था। तो ये जो कंटेंट है आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये पीडीएफ के अंदर जो भी चीज़ है ये बहुत अच्छे तरीके से ये पीडीएफ में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अब सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी इसको लेके, स्टबल बर्निंग को लेके, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी फॉलो करिए। कैरेट पॉलिसी मतलब उसे इंसेंटिवाइज करिए, जो मान रहे हैं आपकी बात को, जो नहीं मान रहे हैं उसे डी इंसेंटिवाइज करिए, उसे पनिश करिए। तो पनिश कैसे करिए? आप जो एमएसपी प्रोवाइड करते हैं क्रॉप्स के लिए, उस एमएसपी को उसे पूरा ना दें, उसे और कम करते हैं। बोले आप अगर बंद नहीं करेंगे तो आपको एमएसपी भी पूरा नहीं मिलेगा। तो ये स्टिक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी लास्ट ईयर 2019 की। ठीक है, तो दिस इज ऑल वी गॉट फ्रॉम द ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट सेक्शन। अब पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन से जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और नहीं भी पूछा अगर जाए तो आपके पास कुछ फॉर्डर पॉइंट्स होने चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड, स्टेट के एजुकेशन से रिलेटेड। आपके पास अगर फॉर्डर पॉइंट्स हैं तो आप ये फॉर्डर पॉइंट्स अपने आंसर में कोट कर सकते हैं, अपने एसेज में कोट कर सकते हैं। ठीक है, इट विल नॉट गो इन फ्यूटाइल। अगर आपके पास है ये नॉलेज है, डेटाज हैं, ये फॉर्डर पॉइंट्स हैं, तो आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो। नॉर्म्स टू रिकॉग्नाइज प्राइवेट स्कूल्स इशूड। आप यहाँ पे मैं आपको एक साइट सजेस्ट कर रहा हूँ, आप हरियाणा गवर्नमेंट के साइट पे जाइए, जो नॉर्म्स हैं, ठीक है, कौन से नॉर्म्स है रिकॉग्नाइज करने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को, प्राइवेट स्कूल्स को, उसके लाइसेंसिंग के लिए जो भी है, आप उसके साइट में जाके वहाँ पे पढ़ें, उस गाइडलाइंस को देखें आप, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हरियाणा गवर्नमेंट के पास बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, उनकी जो अर्जी थी वो गवर्नमेंट के पास थी कि हमें प्राइवेट स्कूल्स के लाइसेंसिंग के लिए परमिशन दीजिए, या रिकॉग्निशन के लिए परमिशन दीजिए, या फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दीजिए। ये सारी चीज़ें, बहुत सारे केसेस बैकलॉग्स में चल रही थी, पेंडिंग हो चुका था। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने अब ये बोला है कि जो भी है
ग्रांट करिए, परमिशन दीजिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दीजिए और सारे प्राइवेट स्कूल जो है उसे स्टार्ट करवाइए, इसे और रोकिए मत, ठीक है। द हरियाणा गवर्नमेंट हैज इशूड गाइडलाइंस फॉर ग्रांटिंग रिकॉग्निशन, परमिशन एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू प्राइवेट स्कूल्स अक्रॉस द स्टेट, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज इंस्ट्रक्टेड द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स of the state to clear all the pending files of private schools within 20 days. और जो ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है, various issues related to recognition, permission and no certificate of private schools were discussed at the मीटिंग डिस्कस हुई है। उसके बाद बोला गया कि जो भी पेंडिंग केसेस हैं आपके पास आई हुई है परमिशन के लिए, उसे क्लियर करें सारे फाइल्स को और स्कूल्स को स्टार्ट करें, उनको परमिशन दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स यहाँ पे खुले और ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार की मुहिम है एजुकेशन से रिलेटेड वो स्टार्ट हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षा को प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो दिस इज ऑल वी गॉट फ्रॉम टुडे सेशन। होप सो कि आप लोगों को कुछ जानने को मिला है, कुछ सीखने को मिला है। एंड दीज टॉपिक्स याद रखिएगा, ये जो दो टॉपिक है, एक फार्मर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, एमएसपी क्या है, एपीएमसी क्या है, ये बिल्स क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से पढ़ना है। पीडीएफ में सारे कंटेंट्स हैं, ध्यान से इसे पढ़िए और जो भी चीज़ें आज क्लास में डिस्कस की गई हैं उसके आप उसके नोट्स बनाएं और खुद के पर्सनल नोट्स बनाएं। और जो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट सेक्शन से स्टबल बर्निंग की जो केसेस हैं, जो इन्वायरमेंट सेक्शन से रिलेटेड है और ज्योग्राफी सेक्शन पे एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड है, ध्यान से इसे पढ़ें। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशंस। तो दिस इज ऑल वी गॉट फ्रॉम टुडे सेशन। होप सो कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है। कमिंग वीक में फिर से हम नए डेवलपमेंट्स के साथ मिलेंगे, नए इश्यूज के साथ मिलेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।